मातरम। बंधुओं, आप सबका स्वागत है। आज 23 जून है और भारत के यशस्वी चिंतक, विचारक, राजनेता पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। इस बलिदान दिवस पर हम देश के उन तमाम शहीदों को नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया है। और उन देश के तमाम नौजवानों को, तमाम सेना के जवानों को मैं नमन करता हूं जो देश की एकता अखंडता के लिए आज भी अपने को समर्पित किए हुए। आज जब कश्मीर की कहानी की मेरे मन में बात उठी कि कश्मीर की कहानी को नौजवानों को बताना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब से होश संभाले तब से कहीं ना कहीं कश्मीर की बातें होती हैं। कभी कश्मीर दुनिया का स्वर्ग के नाते चर्चा में रहता है, तो कभी कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के कारण से चर्चा में रहता है। और देश की आजादी के समय भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए जो सबसे कष्टकारी विषय था वह कश्मीर ही था, क्योंकि वह उत्तर का सीमा पर जो हिमालय हमारा खड़ा है उससे लगा हुआ भूभाग है। कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विश्वपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, यानी तीन तरफ से भारत मां की सुरक्षा तो समुद्र करता है, पांव पखारता है। एक तरफ हिमालय खड़ा है प्रहरी बन करके, और उस प्रहरी में बसने वाला वह जन समुदाय आखिर अपने साथ नहीं रहेगा तो हमारी सुरक्षा किस प्रकार की रहेगी। भारत जब आजाद हुआ तो इसको राज्यों का समूह किसी ने कहा। उस समय भी 565 रियासतें थी और देश की जब टुकड़े हुए अंग्रेजों ने इस देश को आजाद किया तो द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर भारत और पाकिस्तान बना, मां के दो टुकड़े हुए। इसके पहले भी जब भारत की बात होती थी तो ऐसे कुछ तमाम साम्यवादी टाइप लोग हैं, इतिहासकार हैं, जो कहते हैं भारत तो कभी एक रहा नहीं। यह ठीक बात है। हमारे यहां अलग अलग खान पान पहनावा, जिसको आप संस्कृति कहते हो, रही है, बोलियां रही हैं, भाषा रही है, खान पान अलग अलग रहा है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत एक रहा है। देश की एकात्मता के सूत्र एक रहे हैं, यहां के महापुरुष रहे हैं, यहां की नदियां रही हैं। एकात्मता स्रोत में हम जब ऐसा स्मरण करते हैं तो तमाम जगहों की चर्चा होती है। और यह कहने वाले कि यह देश कभी एक सूत्र में रहा नहीं है, यह राष्ट्र रहा नहीं है, वह समझ नहीं सकते हैं कि स्टेट, कंट्री और नेशन में क्या फर्क है। अंग्रेजी में तो यह है, लेकिन राज्य, देश और राष्ट्र में हम फर्क करते हैं। हमारी राष्ट्र की संकल्पना अलग है, हमारे एकात्मता के सूत्र अलग हैं। इसलिए जब देश आजाद हो रहा था उस समय अंग्रेजों ने ऐसे स्वतंत्रता दी तमाम रियासतों को। 150 के आसपास रियासतों ने कहा कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, तो 450 ऐसी रियासतें रही जो भारत में रहना चाहती थी। और इन सब के बीच में सबसे अंत में जो निर्णय नहीं हुआ वह 3 रियासतें ऐसी थी, जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद की रियासत और कश्मीर की रियासत। और इन रियासतों को मिलाने के लिए लौह पुरुष की जिनको उपाधि मिली
वह इसी नाते से मिली कि आजादी के समय जिस प्रकार से इन रियासतों को मिलाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता को अक्षुण्ण बनाया और जो जिस तरह से माना उस तरह से, यानी लक्षद्वीप से लेकर के अंडमान निकोबार तक को कैसे एक किया, कभी भोपाल की रियासत को कैसे धमकी देकर के मिला लिया, कभी कैसे झंडा गाड़ करके लक्षद्वीप को कब्जा किया, तो गोवा का किस प्रकार से कब्जा हुआ, ये सब प्रकार की बातें आप इतिहास में जानते हैं। और कश्मीर की जब बात उठती है तो कश्मीर भारत का अंग हमेशा रहा है, यानी वर्षों पुराना इसका इतिहास है, 5000 वर्ष का इतिहास। यानी कहा जाता है कि कश्मीर कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर इसका नाम पड़ा, जहां की ईश्वर की क्यारियां लहलहाती हैं, जहां ईश्वर भी जन्म लेने के लिए तरसता है। कहते हैं कि यह देवभूमि है, स्वर्ग भूमि है, वह आज कितना शांत है। यानी 370 समाप्त होने के बाद भी वहां शांति की बात करना भी, रोज गोलियां चलती हैं, आतंकवादी गतिविधियां रोज है, उसमें कटा हुआ भी है, कहीं आधा पाकिस्तान के अंदर है तो कुछ चीन ने कब्जा कर रखा है। गलवान घाटी का जो मुद्दा चल रहा है, यानी जो 3 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3 क्षेत्र बनते हैं और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण से वहां पर आए दिन तनाव रहता है। तो कश्मीर को हमको समझना पड़ेगा कि कश्मीर हमारा हमेशा से रहा है। यानी जब कश्मीर की चर्चा होती है तो कश्मीर का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जब हम देखते हैं तो कहा जाता है कि यह धरती का जो स्वर्ग है, यह राजत रंगड़ी में 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा उल्लेख मिलता है कि यह कश्यप ऋषि की जो नगरी है, जिसमें तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने शासन किया, कुषाणों ने शासन किया, और 6ठी सदी में तो उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य का शासन वहां पर रहा। और यह शासन हिंदुओं का शासन रहा, अनवरत चलता रहा। लेकिन कालक्रमेण 14वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से आया हुआ आतंकी दुलूचा जो अपनी सेना को लेकर के आया और जिस पर आक्रमण उन्होंने किया और यहां पर मुस्लिमों का शासन आया था। और 1589 में मुगलों का यहां पर शासन हुआ, उसके पहले हिंदुओं का शासन हुआ करता था। और यह सब बातें कालक्रमेण चलती रही। यानी इसका मतलब कश्मीर हमारा नहीं रहा सांस्कृतिक रूप से, ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। कश्मीर हमेशा भारत का अंग रहा है और सांस्कृतिक भारत की एकात्मता के सूत्र में हमेशा रहा है। जब बात चलती है तो 1814 में महाराजा रणजीत सिंह ने पठानों को हराया और वहां पर सिख राज्य की स्थापना हो गई थी। यानी पहले हिंदू साम्राज्य चला, बीच में मुस्लिम और मुगलों का शासन चला और फिर सिख पंथ ने वहां कब्जा कर लिया। 1846 में रणजीत सिंह को पराजित करके वहां अंग्रेजों ने अपना शासन कर लिया और वह शासन उनका चलता रहा। लेकिन 1925 में गुलाब सिंह के पुत्र महाराजा हरि सिंह को अंग्रेजों ने गद्दी पर वहां बैठा दिया, जिनका 1947 तक शासन चला। और 1947 में भारत के विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर हुआ वह महाराजा हरि सिंह का हुआ। और महाराजा हरि सिंह हिंदू राजा थे, लेकिन वहां की प्रजा 70% मुस्लिम थी।
महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे और उसके कारण से उनके मन में यह था कि न भारत में मिले न पाकिस्तान में मिले, कश्मीरियत यहां की कायम रहे और स्वतंत्र राज्य के रूप में हम रहे। लेकिन इतनी छोटी रियासत, अगल बगल इतने बड़े बड़े देश, कैसे संभव था? जबकि आधे लोग मुस्लिम संस्कृति को मानने वाले, आधे हिंदू संस्कृति को मानने वाले, यह सब चीजें आपस में चलती रही और वह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि हम भारत में रहे कि पाकिस्तान में रहे। वहां के मुस्लिम भी, ऐसे जो नेता थे, वह भी इस प्रकार की बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनके अंदर भी कश्मीरियत उबालने रही थी और यह सब तो ऐसा उस समय चल रहा था जैसे हैदराबाद की रियासत थी, ओवैसी के खानदान के लोग वहां थे, वह कहते थे कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। अरे भाई, कहां हैदराबाद, कहां लाहौर, बीच का यह रास्ता, और आप कैसे लाहौर से अपने संबंध जोड़ सकते हैं? वहीं जूनागढ़ की रियासत थी, वह भी कहती थी हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो यह बेतुके जो विलय की बात थी, इसको सरदार पटेल जी ने अभी स्वीकार नहीं किया, देश की जनता भी नहीं स्वीकार कर रही थी। थोड़े से नेहरू जी ढीले पड़ते थे, लेकिन सरदार पटेल के आगे उनकी भी नहीं चल पाती थी। और आप समझिए कि 13 सितंबर 1948 को नेहरू जी की बिना अनुमति के भारतीय सेना को पटेल जी ने भेज दिया ऑपरेशन फॉलो करने के लिए और हैदराबाद की रियासत को अपने मिला लिया। ऐसे ही पाकिस्तान से संधि करने के बाद भी जूनागढ़ की रियासत को स्वीकार नहीं किया और बाद में उनको भी घुटना टेकना पड़ा, भारत में विलय करना पड़ा। और भारत का जब विलय पत्र देखेंगे, यह भारत का जो विलय पत्र है, ये सबका एक ही टाइप था, कोई विशेष रूप से ऐसा नहीं था कि उनको अधिक चीजें कुछ दे दिया अधिकार। 4 प्रकार के राज्य उस समय बनाए गए थे, ABCD कैटेगरी बनी थी और इन सब चीजों को, जिसमें 6, 7, 8, 9 ऐसे अनुच्छेद के हिसाब से था। 370 की जब बात कही जाती है तो उसमें उस समय कैटेगरी जो बनी थी राजाओं की, और 4 प्रकार के स्टेट बने थे, रियासतों की श्रेणी बनी थी, उसमें से यह चल रहा था। यह सब बातें, तो इसमें से बहुत मजेदार है कश्मीर का विलय का भी अभियान, इसको समझना चाहिए। आप समझिए 15 सितंबर को एक प्रकार से पाक में विलय की बात हो गई, भारत ने कहा हम स्वीकार नहीं करते हैं। और इसी में जब उनको लग गया कि हम कश्मीर को अपने में मिला सकते हैं, तो 20 अक्टूबर 1947 को 10,000 कबायलियों की सेना कश्मीर के तरफ, श्रीनगर की तरफ कूच कर गई, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक भी थे, सादे में थे, और कबायलियों ने श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए वहां से कूच कर दिया। 23 अक्टूबर को उरी में आकर के विश्राम किए। उस समय कोई साधन जो थे, गाड़ी घोड़ा से चल रहे थे, 10,000 की सेना बहुत लंबी थी। चलते चलते जब 23 अक्टूबर को उरी में पहुंची, और तब तक इधर महाराजा हरि सिंह को खबर हो गई कि वहां से कबायलियों की सेना चल रही है पाकिस्तान की। अब इनकी चिंता बढ़ गई, आखिर कैसे कश्मीर को बचाया जाए, कश्मीरियत को कैसे बचाया जाए। वहीं उस समय उनके ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी हुआ करते थे, वह बीच में बातचीत कर रहे थे। बीपी मेनन और मेहरचंद जी इनके बीच की दूरी थे, और उस समय राजा हरि सिंह को जम्मू पहुंचा दिया गया, क्योंकि जम्मू हिंदू बहुल है। जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी, ये 3 अलग अलग क्षेत्र बनते थे उस समय भी। जम्मू में हिंदू बहुल था मामला,
इसलिए वो जम्मू में आ गए। और महाराजा तो महाराजा होते थे, महाराजा लोगों की तो शान शौकत हमेशा महाराजा जैसी होती थी। बाकी अपने कभी मुंबई रहते थे, कभी यहाँ, तो जिस प्रकार से राजा लोगों का जीवनचर्या होती थी वैसे ही उनकी भी, महाराजा हरि सिंह जी की भी थी। अब इसमें क्या हुआ कि जब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को लगा कि यह कबायलियों की सेना तो पहुंच जाएगी श्रीनगर, क्योंकि 90 किलोमीटर की दूरी पड़ती है उरी से लेकर के और श्रीनगर में। उन्होंने क्या किया कि उरी से और कश्मीर श्रीनगर के बीच में उरी के पास में एक पुल है, उस पुल को उन्होंने उड़ा दिया। अब उस पुल को उड़ाने के कारण से वहां की सेना आगे बढ़ नहीं पाई। 2 दिन तक उनको इंतजाम करना पड़ा उस पुल को पुनः बनाने के लिए। तब तक राजेंद्र सिंह जी को इतने में समय मिल गया समझाने के लिए हरि सिंह जी को, और मेनन जी और ये मेहर सिंह जी सब मिल करके। और लॉर्ड माउंटबेटन, चूंकि देश की आजादी के समय सब चीज होने के बाद भी बहुत दिनों तक लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेजों के का शासन सेना के ऊपर था, उनके हाथ में सेना थी, उसका निर्णय वही करते थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, हरि सिंह जी ने कहा कि भारत हमारी सहायता करे। नेहरू जी ने कहा कि भाई वहां कश्मीर को बचाने के लिए सेना भेजनी चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत है और जब तक उसका उस भारत में विलय नहीं होगा तब तक हम सेना नहीं भेज सकते, अंतरराष्ट्रीय मामला फंस जाएगा। तो हरि सिंह जी पर एक तरफ कबायली सेना का दबाव, दूसरे तरफ भारत में विलय का दबाव उनके समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन इसमें जो भूमिका राजेंद्र सिंह जी ने, मेनन जी ने, यह सब मेहर सिंह जी ने, सब लोगों को लगा कि कश्मीर तो चला जाएगा, न कश्मीरियत बचेगी न कश्मीर बचेगा। क्योंकि इसके पीछे जब आप समझिए कि 25 और 26 अक्टूबर को कबायलियों की सेना जब बारामूला में पहुंची है तो उन्होंने वहां नंगा नाच किया है, तांडव एकदम से फैला दिया। यानी बहन बेटियों की इज्जत के साथ बलात्कार, हत्या, लूट सब कुछ किया। वहां की धन संपदा को लूट करके भेजा वहां गाड़ियों में लाद करके। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया, हत्याएं किया, और केवल हिंदू और सिखों का नहीं तो मुस्लिमों के साथ भी किया। उनको लगा कि आखिर ये क्या चाहते हैं, ऐसा तांडव कभी कश्मीर में देखा नहीं था। अब वहां के लोगों को लगने लगा कि आखिर क्या करना चाहिए। यह बातें हरि सिंह जी को भी पल पल की सूचना तो मिलती ही थी, और पल पल की सूचना के आधार पर उनको लगा कि अब भारत को विलय पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर ही देना चाहिए। और 25 की रात में उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। अब कहते तो लोग हैं कि वो इतने फ्रस्ट्रेट टाइप हो गए थे, उनके समझ में नहीं आता कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे कि उन्होंने अपने सहायक को कहा कि अगर सवेरे भारत की सेना कश्मीर नहीं पहुंचती है तो सवेरे मुझे गोली मार देना। अपने पिस्तौल तक दे दिया था। ऐसे इतिहासकार बताते हैं। इधर लॉर्ड माउंटबेटन को स्वीकार करना था। 27 तारीख को लॉर्ड माउंटबेटन ने उस पर हस्ताक्षर किया और भारत की सेना यहां पहुंच गई कबायलियों से लड़ने के लिए, और भारत का अंग कश्मीर हो गया। तो जम्मू कश्मीर की जिस प्रकार की स्थिति है उसमें कई प्रकार के मोड़ आए। 27 तारीख को एक बार ऐसा आया कि लॉर्ड माउंटबेटन हस्ताक्षर के बाद पुनः 1 नवंबर 46 को वह जिन्ना से बात करने के लिए जाते हैं।
कश्मीर की स्थिति पर, क्योंकि कश्मीर कुछ इधर कुछ उधर आधा आधा हो गया था। इसी बीच क्या हुआ, जो नेहरू की सबसे बड़ी कश्मीर के बारे में भूल कही जाती है, वह थे तो कश्मीरी वह भी, लेकिन उस प्रकार की जिस प्रकार की परिस्थिति और आज भी नेहरू की भारी भूल के कारण कश्मीर को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो बातें बाकी लोग वहां की अलगाववादी उग्रवादी ताकतें करती थी, वह मांग नेहरू ने अपने घोषणा में किया। यानी 2 नवंबर 1946 को नेहरू जी ने घोषणा किया कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, और यह बात आखिर पर फैली। यही लोग चाहते थे, क्योंकि 70% वहां की जनता जो है वो मुस्लिम थी। जनमत संग्रह की बात उठ गई। अब 31/12/48 को संयुक्त राष्ट्र संघ का बाद में निर्णय आया, एलओसी बनी। यह सब बातें कश्मीर की विलय के बाद भी उस सेना को, उसी समय भारत की जब सेना गई थी, हम कहे थे तो पीओ कभी अपना होता, लेकिन नेहरू जी के कारण से उस सब पीओ को अपना नहीं हो पाया। और कश्मीर आज भी जो झंझावात झेल रहा है, जो उग्रवादी ताकतें कश्मीरियत के नाम पर जो उत्पात करती हैं, वो उसी समय की मांग है। नेहरू जी ने जो कहा जनमत संग्रह होना चाहिए, और इस बात को कहने पर लोगों को लगता है कि यह क्या मजाक की बातें हो रही है, लेकिन यह बात तो आई ना। आखिर नेहरू जी ने किन कारणों से कहा कि जनमत संग्रह होना चाहिए, जबकि वह वहां की परिस्थिति को जान रहे थे। और लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो फारूक अब्दुल्ला के पिताजी थे, उन्होंने भी उस समय जिस प्रकार की स्थिति बनी थी, उस प्रकार की स्थिति को बदलने के लिए किस किस प्रकार के प्रयत्न किए, आप जब इसको देखेंगे तो लगेगा कि क्या है। यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने शेख अब्दुल्ला को वहां की पूरी शासन व्यवस्था को संभालने के लिए उस समय भेजा। उस समय वो जेल में थे, नेहरू जी ने उनको जेल में डाल दिया था, क्योंकि वह कश्मीरियत को लेकर के आंदोलन, वो बहुत पॉपुलर नेता हुआ करते थे। और शेख अब्दुल्ला ने घाटी में कश्मीर छोड़ो का ऐलान किया था। शेख अब्दुल्ला यानी फारूक अब्दुल्ला के पिताजी अमर अब्दुल्ला के बाबा जी थे। तो शेख अब्दुल्ला को उस समय की वहां की व्यवस्था संभालने की लॉर्ड माउंटबेटन ने व्यवस्था दी थी। यह सब चीजें अब्दुल्ला साहब चाहते थे। वह आंदोलन, वहां का बहुत पॉपुलर आंदोलन उन्होंने चलाया था। उनकी मांग थी लोकतंत्र की स्थापना हो कश्मीरियत के लिए, और उसके लिए वह प्रयास कर रहे थे। यह सब बातें मिलजुल करके आज भी उसी प्रकार की स्थिति बनी रही, और पाकिस्तान को हवा मिलती रही। आज पाकिस्तान की जिस प्रकार की आजाद कश्मीर के बारे में नीति है, और आज भारत की जिस प्रकार की सोच है, आप समझिए कि यह कोई आज की नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी जनसंघ बना उस समय भी कश्मीर की आजादी के लिए पहला बलिदान पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था, और निरंतर 370 समाप्त करने की बातें जनसंघ ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। 11 सितंबर 1990 को जब हम लोग कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए जा रहे थे, उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम सनेही जी, माननीय हरेंद्र जी,
राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय मदन दास जी के नेतृत्व में जब देश का हजारों नौजवान कश्मीर घाटी में जाकर के तिरंगा फहराने की बात कर रहा था, तो उस समय कभी लग नहीं रहा था कि इस घाटी से कभी 370 समाप्त होगा। और अस्थायी धारा होने के बाद भी लोगों के मन में लगता था कि यह कभी खत्म नहीं होने वाला है। 371 में 71A में उधर नागालैंड को इस प्रकार के अधिकार मिले हैं, वो उसकी अस्थायी धारा है, लेकिन यह अस्थायी थी। और आप समझिए कि इस आंदोलन को एकता यात्रा में जब 92 में 15 अगस्त को पंडित मुरली मनोहर जोशी जी 15 अगस्त 1992 को जब लाल चौक पर तिरंगा फहराते, उस समय का किस प्रकार का दृश्य था, उसमें नरेंद्र मोदी जी भी थे। लेकिन एक झटके के साथ 370 समाप्त हो गया। वहां एक देश एक संविधान एक विधान लागू हो गया। तमाम लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही थी, वह सुविधाएं मिलने की बात वहां होने लगी, मिलने लगी। जिस हम राष्ट्रीय एकात्मता की बात करते थे, वह राष्ट्रीय एकात्मता वहां आई। लेकिन आज भी वह ताकतें, वह पाकिस्तान की हो, चाइना की हो, निरंतर वह इतना संवेदनशील क्षेत्र है भारत का, वह सर्वमुकुट, उस मुकुट को बचाने के लिए हमको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। देश का एक एक नौजवान कश्मीर की स्थिति और परिस्थिति को समझे। वहां जो लोग वहां के नौजवानों को आकर के बरगलाते हैं, उनके मनोभाव को समझे। आज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार के हमको परिश्रम की आवश्यकता है, जिस प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता है, जिस प्रकार के आत्मबल की आवश्यकता है, वैश्विक आपदा की स्थिति में हम कोरोना से जूझ रहे हैं। और इसमें जिस प्रकार से चाइना हमेशा देशद्रोहिता का काम किया है, उसने हमेशा धोखा दिया है। भारत चीनी भाई भाई का नारा लगा करके 62 में भी हमारे साथ धोखा किया। और आज भी गलवान घाटी में जिस प्रकार से भारत की सेनाएं वहां अपनी सीमा को सहेजने के लिए मार्ग बना रही हैं, पुल बना रहे हैं, उसको रोक रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। और इस देश की परिस्थिति को समझते हुए हमको भारत को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी समस्त प्रतिभा क्षमता लगानी पड़ेगी। कश्मीर केवल कश्मीर नहीं है, वह भारत का मुकुट है। उसको बचाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने बलिदान दिया, तो हजारों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है। और वह आहुति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए कश्मीर की कहानी सुनाने के पीछे एक ही हेतु है कि हम जो नारा लगाते थे, कश्मीर तुझे हम क्या देंगे, लाहौर कराची ले लेंगे, तो धारा 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद आज कश्मीर भारत से एकता के सूत्र में अगर बंधा है, और ये जितने संघर्ष हुए हैं, उन संघर्षों में आज भी सीमा पर रहने वाले लोगों की जिस प्रकार की स्थिति है, और सीमा पार से जिस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं, उस षड्यंत्र को समझने के लिए हमको निरंतर प्रयास करने चाहिए। अपने आगे वाली पीढ़ी को बताना चाहिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी भारत एक था। एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान, एक ध्वज भारत की एकात्मता के सूत्र है। और इसके लिए हम लोगों को जितना बलिदान देना पड़ेगा, बलिदान देंगे। तो आज यह बातें आप भी जानते हैं, लेकिन मेरे मन में आया कि 11 सितंबर 1990 को हम लोग संघर्ष करते हुए कश्मीर गए थे। वहां के शरणार्थियों की दुर्दशा को देखा था। वहां जिस प्रकार से कश्मीरी भाई बहनों के साथ अत्याचार करके उनको भगाया गया था, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया था, उसको हम लोगों ने देखा था। वह पीड़ा आप समझ सकते हैं। और आज वह अभी भी शरणार्थी के रूप में
वहां बसने की मन में इच्छा है, आकांक्षा है, लेकिन धीरे धीरे वह शांति आ रही है। उस शांति का वाहक हम लोगों को बनना पड़ेगा। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। इस संकल्प के साथ हमको पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए और इस देश की एकता अखंडता के लिए हम सबको निरंतर प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए हम लोग आज चाइना और पाकिस्तान जिस प्रकार से मिलकर के आपस में भारत को पुनः धोखा देना चाहते हैं, इनकी संप्रभुता को खंडित करना चाहते हैं, तो हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए चाइना को भी जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी जवाब देना पड़ेगा और अगर नहीं माना तो नेपाल को भी समझाना पड़ेगा। आइए हम सब मिलजुल करके, आज इसके केंद्र बिंदु में चाइना है, चाइना की रीढ़ को तोड़ने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक ही प्रयास है कि हम अपने इस देश को आत्मनिर्भर बनावें और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपनी समस्त प्रतिभा क्षमता भारत माता के चरणों में समर्पित करें और स्वदेशी सामानों का प्रयोग करें। यही आपसे प्रार्थना है। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।